नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं गायत्री। इस सुपरफास्ट बुलेटिन में आपको मिलती है पहाड़ की हर अहम खबर, दिन भर का पूरा अपडेट। तो चलिए निकलते हैं खबरों के सफर पर और जल्दी से जान लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरें। खत्म हुआ इंतजार, दर्शन देने वाले हैं बाबा केदार। अब से कुछ घंटे बाद अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर सुबह 7:15 पर पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। कपाट खुलने से पहले धाम की 10 टन फूलों से भव्य सजावट की गई है। कपाट खुलने के बाद अगले 6 महीने तक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे। हिमालय की गोद में बसे इस पवित्र धाम केदारनाथ की यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त जोश दिख रहा है। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से एक दिन पहले बाबा केदार की पैदल डोली यात्रा धाम पहुंच गई है। 6 मई को उखी मठ से ओंकारेश्वर मंदिर से चली बाबा की उत्सव डोली अपने पड़ावों को पार करते हुए 8 मई को गौरीकुंड पहुंची। 9 मई की सुबह अपने तीसरे और आखिरी पड़ाव गौरीकुंड से डोली आगे बढ़ी और दोपहर को केदारनाथ पहुंच गई। बाबा केदार की इस डोली में भगवान शिव की पिंडी स्थापित होती है। डोली को कंधे पर उठाकर श्रद्धालु पैदल केदारनाथ तक पहुंचते हैं। डोली यात्रा हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती है। बाबा केदार की डोली केदारनाथ पहुंचने के बाद मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दी जाती है। केदारनाथ के कपाट खुलवाने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद साधु संतों के साथ अपने जत्थे को लेकर एक दिन पहले धाम पहुंच चुके हैं। ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान की जय हो, जय हो, धर्म की जय हो। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हरिद्वार से केदारनाथ पहुंचे। पहले वो बाबा केदारनाथ के कपाट खुलवाएंगे। इसके बाद 12 मई को बाबा बद्रीनाथ के कपाट खुलवाने बद्रीनाथ धाम जाएंगे। भगवान पधार रहे हैं, आज से पधारिए कृपा निधान। अक्षय तृतीया पर केदारनाथ धाम के साथ साथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल रहे हैं। शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ इन 3 धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को सुबह खोले जाएंगे। 6 माह तक चलने वाली इस विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के लिए सरकार कमर कस चुकी है। इस बार पिछली बार से भी ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। 4 धाम के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा की अनुमति नहीं है। सीएम धामी ने 4 धाम यात्रा पर पहुंच रहे सभी लोगों को बधाई दी और अपनी शुभकामनाएं दी हैं। धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लिए 4 धाम यात्रा एक बड़ा उत्सव है, जिसमें देश विदेश से आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत है। सभी लोगों की मनोकामनाएं देवभूमि के देवी देवता पूर्ण करें। 4 धाम यात्रा एक हमारे लिए बहुत बड़ा उत्सव होता है, राज्य के लिए भी और देशवासियों के लिए भी। उनकी यात्रा मंगलमय हो, अच्छी हो। चारों धाम और हमारे देवभूमि के सभी देवता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, उनकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी की हो। 4 धाम यात्रा और टूरिस्ट सीजन को देखते हुए सीएम ने अपने सभी विभागों और अधिकारियों को मॉनसून के लिए भी अभी से तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मॉनसून सीजन में सभी तरह की संभावित आपदाओं से निपटा जा सके। धर्मनगरी ऋषिकेश से 4 धाम यात्रा का कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शुभारंभ किया। उन्होंने यात्रियों के पहले जत्थे वाली बसों को हरी झंडी दिखाकर 4 धाम यात्रा पर रवाना किया। पहले राउंड में कुल 135 बसें रवाना की गई है, जिनमें 4050 यात्री हैं। सभी तीर्थ यात्रियों को रवाना करने के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यात्रा को इस बार पहले से ज्यादा सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाया गया है। इस बार यात्रा से जुड़े कई रिकॉर्ड भी टूटेंगे। जो हमारी 4 धाम यात्रा है, पिछले वर्ष यहाँ 56 लाख लोगों ने दर्शन किए थे, वो एक रिकॉर्ड था। अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 20.5 लाख से ऊपर हुए हैं। का मतलब ये है कि इस बार यात्रा और इससे ज्यादा जाने वाली है। सरकार ने व्यवस्थाएं बहुत मुकम्मल की हैं, अच्छी व्यवस्था करने का हम प्रयास कर रहे हैं और श्रद्धालुओं से भी मैं ये अपील कर रहा हूं कि यहाँ पे
वो हमारे इस व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें, साफ सफाई रखें, गंदगी ना करें, क्योंकि ये देवभूमि है। यहाँ पे पग पग पर देवी देवता विराजमान रहते हैं। धर्म नगरी हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है। चारधाम यात्रा पर यहाँ से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जत्थे रवाना हो रहे हैं। माया देवी मंदिर और चरण पादुका मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के कई और जत्थे चारधाम यात्रा पर निकले हैं। रवानगी से पहले जिला प्रशासन और ट्रैवल कारोबार से जुड़े संगठनों ने इन सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया। श्रद्धालु सरकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए, लेकिन ट्रैवल कारोबारियों ने रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को लेकर नाराजगी जाहिर की है। भगवान के घर में हम जहाँ पे आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, ये तो हमारे भाग्य है और हमारा नमन रहेगा इस उत्तराखंड सरकार के लिए कि इतनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, तो धन्यवाद। मेन जो दिक्कत है वो रजिस्ट्रेशन की है। पहले भी यात्रा चलती थी तो कोई रजिस्ट्रेशन, कोविड के आने के बाद से रजिस्ट्रेशन, लेकिन लास्ट ईयर सरकार ने ये चीज़ ख़त्म कर दी थी। फिर पता नहीं ये कहाँ से ये चीज़ आई है, उसकी वजह से यात्री भी परेशान हो रहे हैं और बस वाले भी, गाड़ी वाले भी, वो भी सब परेशान। चारधाम यात्रा को देखते हुए प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन समेत सभी संबंधित विभाग अपने अपने स्तर पर मुहिम चला रहे हैं। परिवहन विभाग ने भी सख्ती बरती हुई है। इसके अलावा यात्रियों की सुविधाओं के लिए भी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। रुड़की के आरटीओ दफ्तर में यात्रियों की सुविधाओं के लिए ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं। हर दिन 30 से 40 ग्रीन कार्ड बन रहे हैं। हरिद्वार जिले के सभी हाईवे पर जाम ना लग पाए, इसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई है। हमारे ऑफिस से ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है, जो कि पिछले 15 दिनों से लगातार बन रहे हैं और पब्लिक को पूरी सुविधा देने की पूरे प्रयास हैं। तो हमारा हाईवे है, आगामी चारधाम को देखते हुए सभी जो ब्लैक स्पॉट्स हमारे हैं, जब पहले एक्सीडेंट हो चुके, उन एक्सीडेंट्स एरिया को चिन्हित करके वहाँ पर उनका दुर्घटना संभावित क्षेत्र बोर्ड लगाए गए हैं। साथ ही साथ जितनी हमारे हरिद्वार में पार्किंग है, उन पार्किंग में हमने ईयर मार्क किया है और उनके साइनेज बोर्ड्स लगाए। चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे से लगे कोड़िया मायापुर में पेयजल संकट से जूझ रहे हैं लोग। यहाँ लंबे वक्त से पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है। लोगों का कहना है कि इस इलाके में हर समय पीने के पानी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। विभागों के अफसरों से भी शिकायत की, लेकिन समस्या दूर नहीं हुई। इलाके की महिलाएं पीपल कोटी में जल विद्युत के निर्माण में लगी SCC कंपनी से पीने के पानी की गुहार लगाते हैं। तब कंपनी के अधिकारी अपने टैंकरों से पीने का पानी पहुंचाते हैं। कई बार कंपनी का टैंकर भी नहीं मिल पाता, तब 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर अलकनंदा नदी से पीने का पानी लाना पड़ता है। ये घर घर जल, घर घर नल है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। हम तो TIDC कंपनी, SCC कंपनी की गाड़ी आती है, उनका टैंकर है, उनके आदमी रहते हैं यहाँ पे करीब 80-85 लोग, तो उनसे हाथ जोड़ करके और झगड़ा करके हम मांग देते हैं। और वो भी 2-2, 4-4 डब्बे। बाई चांस वो लोग कभी नहीं चले जाते हैं लोग, तो हमको नदी जाने पड़ता है। वहाँ से 4 घंटा लगते हैं हमको आने में। तो ना तो गाय को मिल रहा पानी पीने को, ना तो इंसानों को कपड़ा धोने तरह दूर की बात। खुद ही हमें पानी पीने की वो नहीं है, तो जानवरों को क्या पिलाएंगे हम? हमारे पास तो इतनी सारी समस्याएं हैं। अब यहाँ ये टैंकर नहीं, कंपनी वाले रहते नहीं। प्रदेश में जगह जगह जलते जंगलों को लेकर सीएम धामी ने फिर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। हल्द्वानी के फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हुई इस बैठक में वन विभाग के अधिकारियों ने सीएम धामी को स्टेटस रिपोर्ट दी। बैठक के बाद धामी ने एक बार फिर दावा किया है कि पहाड़ों पर आग की घटनाओं में कमी आ रही है। उन्होंने कहा, पिछले 3 दिनों में वनाग्नि की घटनाएं घटी है। इसमें बारिश भी मददगार बनी है, लेकिन अफसरों और कर्मचारियों को अब भी निर्देश है कि वो किसी भी तरह की लापरवाही ना बरते और लगातार प्रभावित इलाकों में मॉनिटरिंग करते रहे। गढ़वाल से कुमाऊं तक जंगलों में लगी आग से 1385 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। हालांकि बुधवार को वनाग्नि की घटनाओं में कमी दर्ज की गई। बुधवार को 40 मामले सामने आए हैं। इनमें से 13 घटनाएं गढ़वाल मंडल में हुई है, 25 घटनाएं कुमाऊं मंडल में और 2 वन्यजीव क्षेत्रों से सामने आई है। सरकार के मुताबिक वनाग्नि के मामले अब तक 417 वन अपराध के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें अज्ञात के खिलाफ 356 और 75 नामजद मामले हैं। नैनीताल के हल्द्वानी में हुई सीएम धामी की बैठक में वन विभाग के अधिकारियों के अलावा बिजली विभाग और जल संस्थान के अधिकारी भी शामिल रहे। सीएम ने बिजली और जल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गर्मी के मौसम में लोगों को बिजली और पानी की किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जितनी भी कमियां हैं उन्हें फौरन दूर किया जाए। बिजली की समस्या बीच में न हो, क्योंकि
काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसका भी हमने कहा है कि अभी समुचित प्रकार से इंतजाम और सड़कों की स्थिति भी कहीं ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चारधाम यात्रा के साथ साथ पूरे पर्यटकों का एक सीजन मई और जून महीने का काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल यहाँ रहता है, तो उस पर भी हमने बात की है। उत्तराखंड से नई आफत की खबर आई है। अल्मोड़ा और बागेश्वर में बादल फटा तो पुरोला उत्तरकाशी में भारी बारिश के साथ ओले गिरे। भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में मलबा घुस गया। कई रास्ते बंद होने के साथ ही बड़े नुकसान की भी खबरें हैं। पूरा देखो कैसा मलबा आ गया, पूरा बादल फटा, सतार महल्ले में पता नहीं क्या हुआ, पूरा बारिश आके देखो गाड़ी भी डूब गई है, पूरा मलबा आ रहा देखो। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े हैं, तो अल्मोड़ा से बागेश्वर जिले को जोड़ने वाला और अल्मोड़ा से कौसानी जाने वाला हाईवे बंद हो गया है। इससे जगह जगह लोग फंस गए हैं। करीब 1 घंटे अल्मोड़ा और आसपास के हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे साई और कोसी नदी उफान पर आ गई है। अधिकारियों का कहना है कि घटना से नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। देर रात से हुई लगातार बारिश से नदी और नाले उफान पर आ गए हैं। पुरोला का कुमोला, खड़ और चंदेली प्रभावित हुआ है। बारिश से टमाटर, सेब, खुमानी, नाशपाती, पुलम की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। नदी और नालों में उफान से चंदेली के पास वाहनों की आवाजाही भी रुक गई है। मौसम विभाग ने 13 मई तक उत्तराखंड में अलग अलग इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारतीयों के रंग रूप की तुलना वाले सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी सैम पित्रोदा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि सैम पित्रोदा का बयान रंग भेद को बढ़ावा देने वाला है और भारत की एकता को भंग करने वाला है। इसके लिए सैम पित्रोदा को फौरन पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ऐसे भारत के अंदर प्रकार के बयानबाजी देश की एकता अखंडता के लिए घातक है। मैं कांग्रेस के राष्ट्राध्यक्ष से मांग करूंगा कि उनको इस पर देश से माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार के बयान देने वालों को आजीवन पार्टी से बाहर रखना चाहिए और इस प्रकार के बयानों पर उनको कड़ा रुख अपनाना चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर पहुंचकर कैलाश चंद्र गहतोड़ी के परिवार से मुलाकात की और परिजनों से अपनी संवेदनाएं जताई। धामी के साथ उनकी पत्नी गीता भी मौजूद रही। चंपावत के पूर्व विधायक और वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश चंद्र गहतोड़ी का लंबी बीमारी के बाद 3 मई को निधन हो गया था। कैलाश गहतोड़ी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद धामी के लिए अपनी चंपावत सीट छोड़ दी थी। इसके बाद गहतोड़ी को पार्टी ने राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया था और उन्हें कैबिनेट स्तर का दर्जा भी दिया था। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसी ही अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।